हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज। और हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक और रैपिड रिवीजन क्लास 11th हिस्ट्री का 5th चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। तो अब इस चैप्टर को रिवाइज करके एग्जाम में अब जो भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सारे की सारे अब आपसे बनने वाले हैं और 101% इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं नोट्स में से आने वाला है। तो चलिए फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में। तो हमने इसके पहले मिडिवल यूरोप के बारे में पढ़ा था, अब हम देखेंगे मॉडर्न यूरोप में। ठीक है, तो मॉडर्न यूरोप में जो इटली में सिटीज था उनका रिवाइवल हो रहा है। तो अब इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एम्पायर क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट जो हैं उनका यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो सिटीज हैं या तो ये रिपब्लिक हो सकती हैं, है ना, जहां पे जो सिटी हेड होता है उसको एक काउंसिल के थ्रू इलेक्ट किया जाता था, जैसे कि फ्लोरेंस और वेनिस में। साथ ही साथ कुछ सिटीज ऐसी थी जो प्रिंसेस के थ्रू रूल की जाती थी, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता था, सिटी स्टेट्स। तो इस तरीके के पॉलिटिकल फॉर्मेशन पे इटली में दो तरीके की सिटीज का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ अगर आगे देखें तो अब ये जो सिटीज हैं इनमें यूनिवर्सिटीज का भी स्टैब्लिशमेंट होगा। और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को लॉज के बारे में पढ़ा रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे इटली में ट्रेड जो है वो एक काफी, आप बोल सकते हो, वाइड स्प्रेड प्रोफेशन है। तो इस कारण से मर्चेंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी अकाउंट्स का मैनेजमेंट हो रहा है, उन सभी के लिए लॉ और लॉ से पढ़े हुए जो लोग हैं उनकी डिमांड थी। इस वजह से ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे पाडुआ है, बोलगाना है, इसमें कई तरीके के क्या करें, लॉ से रिलेटेड काम या लॉ से रिलेटेड पढ़ाई जो थी वो बच्चों को करवाई गई। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट आदमी हमें दिख रहे हैं, ये कौन है, पेट्रियार्क, हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, या फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, जिन्होंने क्या किया था, जो ह्यूमनिज्म का जो एक आइडिया था वो लोगों के बीच में बताया हुआ था। अब क्या है ह्यूमनिज्म या ह्यूमन? तो ह्यूमनिस्ट जो है वो एक ह्यूमनाटस जो वर्ड है उससे डिराइव हुआ है, जो क्या बताता है, एक ऐसा ह्यूमन जिसमें वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, जो ग्रामर पढ़ना चाहता हो, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री, मतलब अलग अलग चीजें पढ़ना चाहता हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक और मैन की बात करी गई है, विच इज द रेनेसेंस। रेनेसेंस क्या है, रीबर्थ, रिवाइवल ऑफ द ओल्ड एंशिएंट कल्चर, है ना, जहां पे जो रोमन कल्चर था, जो ग्रीक कल्चर था, उसका रिवाइवल किया जा रहा है इस रेनेसेंस पीरियड में। ठीक, सो अ रेनेसेंस मैन इज अ स्कॉलर, डिप्लोमेट, थियोलॉजियन, आर्टिस्ट कंबाइंड इन वन। एक ऐसा आदमी जिसमें कई तरीके के इंटरेस्ट हो, जिसमें कई तरीके का स्पेशलाइजेशन हो, उसको रेनेसेंस मैन या ह्यूमनिस्ट कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब ह्यूमनिस्ट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का क्या व्यू था। तो जो ह्यूमनिस्ट थे वो इसके पहले का जो टाइम पीरियड था, दैट मींस 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड को वो डार्क एज मानते थे, और 14th सेंचुरी और उसके आगे के टाइम पीरियड को उन्होंने मॉडर्न एज या न्यू एज का नाम दिया। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, इस चीज को डिवाइड कर दिया। 5th to 14th सेंचुरी का जो पूरा टाइम पीरियड है उसको उन्होंने मिडिल एज या डार्क एज माना। ठीक है, जहां पे चर्च जो था वो कंप्लीट कंट्रोल कर रखा हुआ था उसने लोगों की लर्निंग और रिलीजन के ऊपर। साथ ही साथ 5th to 9th सेंचुरी जहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है उसको डार्क एज बोल रहे हैं, जहां पे रोमन एम्पायर का क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। देन 9 to 11 सेंचुरी को अर्ली मिडिल एजेस बोला है, 11 to 14 को लेट मिडिल, और 14 और 15 सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको उन्होंने मॉडर्न एज बोला, क्योंकि वहीं से ह्यूमनिज्म और जो रेनेसेंस है उसका कंसेप्ट क्या हो रहा है, इवॉल्व होते हुए हमें दिख रहा है। अब साथ ही साथ देखें कि भाई ये जो ह्यूमनिज्म इमर्ज हो रहा है, ये जो एक नया आइडिया इमर्ज हो रहा है, इसको डेवलप करने में जो इसके पहले, आप बोल सकते हो कि इसके पहले जो कल्चर फ्लरिश कर रहा था, जो अरब कल्चर था, उसका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। सो अरब का क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस और फिलॉसफी को डेवलप करने में। तो ये देखा गया कि जो अरब ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने जो रोमन और जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ था, उन्होंने उनको ट्रांसलेट कर दिया अरेबियन लैंग्वेज में। और उस टाइम पे जो, अगर हम एंशिएंट रोम की बात करें तो वहां पे जो प्लेटो थे उनका ट्रांसलेट करके नाम क्या कर दिया, अफलातून, और जो एरिस्टोटल थे उनका नाम चेंज करके क्या हो गया, अरस्तू हो गया। सो कई सारे यूरोपियन स्कॉलर्स ने क्या किया कि भाई ग्रीक में जो अरेबिक ट्रांसलेशन था उसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया, और जो ग्रीक चीजें थी उसको अरब में इस तरीके से ट्रांसलेशन देखने को मिला। साथ ही साथ हमें इब्न सीना के बारे में पता चला, जो एविसीना, रोमन कल्चर में उन्हें एविसीना बोला जाता था, जो क्या थे, अरब फिजिशियन थे, फिलोसफर थे बुखारा में। साथ ही साथ अल रजीज के बारे में और इब्न राशूद के बारे में भी इस टाइम पे हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए अब
आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, ठीक है, कि भाई आर्टिस्ट या जो आर्ट है उसका इस टाइम पे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, और जो आर्ट है अब उसको कैसे रियलिटी से कनेक्ट किया जाता है, उसको बिल्कुल आप बोल सकते हो एक ऐसा आर्ट बनाने की कोशिश करी जा रही है जो बिल्कुल रियलिज्म को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ट की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, बुक की बात करें, हर कहीं जो है रियलिज्म देखा जा रहा है। और इसके लिए कई सारे लोग जैसे कि एंड्रेस वेसेलिस जो हैं, जिन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी में काम किया हुआ है, उनकी हेल्प से अब आर्टिस्ट जो हैं वो ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत अच्छे से समझ के उनकी जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्किटेक्चर है, जो स्कल्पचर है, उसमें क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब पेंटिंग्स फीचर्स में पेंटिंग के क्या क्या फीचर हैं, तो भाई उसमें रियलिस्टिक एज पॉसिबल, जैसे मोनालिसा की इमेज हमने देखी थी, ठीक है, उसमें जो और भी कई तरह की जो जॉइनिंग हैंड वाली इमेज थी वो हमने देखी थी, वो पेंटिंग देखी थी, ठीक है। तो हर तरीके से क्या किया जा रहा था कि अब जो पेंटिंग है उनको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी जा रही है, जो ज्योमेट्री की हेल्प ली जा रही है, जो कलर है उनका 3 डायमेंशनल क्वालिटी का पिक्चर बनाई जा रही है, ऑयल कलर्स को यूज करे जा रहे हैं ताकि जो कलर्स हैं उसको ब्राइट किया जा सके। उसके बाद अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो क्लासिकल आर्किटेक्चर से अब न्यू आर्किटेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पोप और जो रिच मर्चेंट्स वगैरह हैं वो भी इस चीज में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे आर्किटेक्ट जैसे माइकलैंग्लो हो गए, ब्रोनेशेली हो गए, इन्होंने क्या किया, कई सारे ऐसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए जिनके थ्रू क्या किया, उन्होंने आर्किटेक्चर में भी रियलिज्म को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिंट की या प्रिंटेड बुक्स की, तो जो जोहानस गुटेनबर्ग थे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से अब वर्ल्ड में क्या होने लगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। और उस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब क्या किया गया कि भाई जगह जगह पे जो आर्ट था, जो नॉलेज था, अब उसको क्या किया गया, स्प्रेड किया गया। तो जैसे ही ये चीज आई तो 1500 में कई तरीके के जो क्लासिकल टेक्स्ट थे उनको क्या किया, प्रिंट करके उसको वाइडली यूरोप में उनको पब्लिक किया गया। देन अब ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट, जो ह्यूमन का कंसेप्ट है, उसको भी, ह्यूमन को भी अब नए तरीके से देखा जाने लगा कि भाई अब ह्यूमन जो है वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, वो 3 ऑर्डर का पार्ट नहीं है, वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे ये बात करी गई कि इंडिविजुअल्स आर केपेबल, है ना, कि अब वो इतना सक्षम है एक तरीके से कि वो पावर और मनी के अलावा भी अपनी जो रेप्यूटेशन है, वो अपना नॉलेज अपने आर्ट के थ्रू क्या कर सकता है, अपनी रेपुटेशन बना सकता है। उस चीज की बात करी गई। साथ ही साथ क्या चीज मैंने आपको बताई कि भाई 3 ऑर्डर का पार्ट नहीं है, वो इंडिविजुअल है, उसके कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कई तरीकों का काम कर सकता है, वो स्कॉलर बन सकता है, वो थियोलॉजिस्ट बन सकता है, वो पोएट बन सकता है, ठीक है। तो एक ही आदमी में कई तरीके की चीजें हो सकती है, वो चीज यहाँ पे बताई। देन एस्पिरेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो मैन और वुमेन के बारे में क्या बताया गया कि भाई उस टाइम पे जो मैन थे वो डोमिनेट करते थे फैमिलीज में, ठीक है। वहीं पे अगर वुमेन को बोला जाए तो उनका जो आप बोल सकते हैं कन्फाइन करी जाती थी कि जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन तक, साथ ही साथ जो सन है उनको एजुकेट किया जाता था, और फीमेल को ये बोला जाता था कि आप घर गृहस्थी के काम देखिए, उनको बिजनेस में या जो बाहर के काम है पब्लिक लाइफ में उसमें उनका इंटरफेरेंस नहीं होता था। देन जो बड़े बेटे होते हैं उन्हें इनहेरिटेंस मिलता है, और जो छोटे बेटे होते हैं उनको यंगर सन्स को जनरली मॉन्क बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जो डाउरी होती है उस डाउरी को भी इन्वेस्ट किया जाता है, किसमें, जो बेटों की तरफ से डाउरी मिलेगी उसको क्या किया जाता था, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ वो गर्ल के फादर जो डाउरी को इकट्ठा नहीं कर सकते, वो क्या करते थे, अपनी बेटियों को नन बनाने के लिए भेज दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम और आगे देखें इसमें, तो ये तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज की बात थी। अगर मर्चेंट क्लास की हम लोग बात करें तो मर्चेंट क्लास में जो सिनेरियो था वो हल्का सा अलग था, क्योंकि यहाँ पे जो हस्बैंड्स होते थे उन्हें काम के लिए बाहर जाना होता था, और उनकी एब्सेंस में जो उनकी वाइफ होती थी वो पीछे से जो उनका पूरा बिजनेस है वो देखा करती थी। अब यहाँ पे ये तो कॉमन वीमेन की बात हो गई, कुछ ऐसी भी हैं जो इस चीज से अलग हुई, जिन्होंने रिफॉर्मेशन की बात करी। तो यहाँ पे कैसेंड्रा फेडले हो गई, इसाबेला डे स्टोट हो गई, जो एक तरीके से क्या है, जो ऐसी फीमेल्स है जिन्होंने इस टाइम पे भी एक नए चेंज की बात करी हुई है। देन डिबेट्स विद क्रिश्चियनिटी, तो रिलीजन में भी अब कई तरीके के चेंजेस चाहिए। तो जो थॉमस मोरे है, इरामस है, उन्होंने क्या बोला कि चर्च शुड हैव द लूजर कंट्रोल ऑन द पीपल्स लाइफ, ठीक है, कि चर्च क्या कर रहा है, कई तरीके की मैल प्रैक्टिसेस कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है लोगों से, और वो चीज अब क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। कॉमन मास भी इस चीज के खिलाफ थी, वो भी अब टैक्सेस नहीं देना चाहती थी। साथ ही साथ जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी वो भी अब जो क्लर्जी ग्रुप है उसका इंटरफेरेंस नहीं चाह रहा है अपने कामों में, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रिश्चियनिटी रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जो किसके थ्रू आया, जो मार्टिन लूथर के थ्रू आया, ठीक है। जर्मनी से ये इमर्ज हुआ, स्विट्जरलैंड में गया, स्विट्जरलैंड में यहाँ पे जो ज्विंगल हैं और जो कैल्विन है, उन्होंने मार्टिन लूथर का जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है उसमें उन्होंने आगे आके साथ दिया।
उसके बाद रेडिकलिज्म की भी बात करी गई, कई सारे ऐसे जर्मन रिफॉर्मर्स आए, ठीक है, एनाबैप्टिस्ट आए, जिन्होंने क्या बोला कि अगर आपको साल्वेशन पाना है तो आपको हर तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से बाहर आना होगा, ठीक है। तो उस चीज की भी बात करी गई यहाँ पे, हर तरीके का जो सोशल ऑपरेशन था। बट जो मार्टिन लूथर थे वो इस तरीके के रेडिकलिस्ट व्यूज को सपोर्ट नहीं करते थे। देन अगर साइंस की बात करी जाए तो अब जो है, जो चर्च ने एक तरीके से आप बोल सकते हो लोगों में मिथ्स फैला रखी थी, उन चीजों को साइंस ने आके क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो साइंस में जो कोपरनिकस हैं, जिन्होंने क्या किया, जो चर्च ने जो एक अर्थ सेंट्रिक थ्योरी बताई थी उसके जगह पे उन्होंने सन सेंट्रिक या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बताई कि सन बीच में है, बाकी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बट उन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश नहीं किया, बाद में उनकी डेथ के बाद उनके जो स्टूडेंट आए उन्होंने उसको पब्लिश किया, ठीक है। वहीं पे जो गैलीलियो हैं, उन्होंने भी क्या किया, डायनेमिक वर्ल्ड की बात करी, मोशन की बात करी, और जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने ग्रेविटेशन का नॉलेज दिया हमें, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए रीडिंग द यूनिवर्स, तो उसी टाइम पे कई तरीके के और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, कई तरीके की साइंस अकेडमीज का डेवलपमेंट हुआ, देन इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजेस होने शुरू हो रहे हैं सोसाइटी में, कई तरीके के लोगों का देखने नजरिए का पर्सपेक्टिव बदल रहा है, तो सेपरेशन हो गया पब्लिक स्पेयर का और प्राइवेट स्पेयर का, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम और एक और बात करें तो भाई इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल आया कि अब कोई थ्री ऑर्डर नहीं बनना चाहता है, अब क्या बनना चाहता है, हर इंसान जो है वो इंडिविजुअल तरीके से अपने काम को करना चाहता है। देन नेशनलिज्म का सेंस कि अब हर जो यूरोपियन कंट्री है वो क्या करना चाहती है, नेशनलिज्म का आइडिया डिराइव करना चाहती है, अपना खुद का एक नेशन स्टेट बनाना चाहती है, अपनी खुद की एक यूनिटी, एक कॉमन मास जो है, एक ऐसा कुछ कॉमन चीज जिससे वो अपना एक नेशन बना सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, एथनिसिटी हो, कल्चर हो। और उन आइडियाज के थ्रू अब हर यूरोपियन कंट्री क्या कर रही है, अपनी खुद की एक इस तरीके से कंट्री बना रही है, ठीक है। तो पहले फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली, इस तरीके से हर कंट्री में क्या हो रहा है, नेशनलिज्म का आइडिया हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको इस लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर का क्विक रिवीजन बिल्कुल मिल गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे वीडियो का फुल जो वन शॉट वीडियो है उसका लिंक मिला है, प्लीज देखिए। थैंक यू सो मच।